हेलो कक्षा 7 के विद्यार्थियों। विषय विज्ञान में हमने आगे वाला पाठ पढ़ा मृदा। ठीक है, अब आपको मृदा के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। मृदा कैसे बनती है, मृदा बनने के लिए कौन कौन से परिबल होते हैं जो प्रभाव डालते हैं उस पर। ठीक है, अब आज से हम पढ़ेंगे अध्याय 10 जीवों में श्वसन। श्वसन तो आप सब करते हो ना, ब्रीदिंग। चलो लो श्वसन, एक अच्छा सा ऊंडा श्वास लो, इसे श्वसन कहते हैं। और आप जो श्वास निकालते हो उसको उत्सर्जन कहते हैं। तो अब ये जो श्वास हम लेते हैं, जो हवा में से, जो जलवायु में से हम ऑक्सीजन अपने शरीर में लेते हैं, वो कैसे लेते हैं, हम श्वसन क्यों करते हैं, यही सब बातें जो होते हैं वो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको अपने शरीर में, अपने शरीर की कार्य रचना और कार्य के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। हमने आगे वाले अध्याय में हमारे जो पाचन तंत्र है उसके बारे में पढ़ा, आंतों के बारे में पढ़ा, लाड़ ग्रंथि के बारे में पढ़ा। ठीक है ना, पहले सेमेस्टर में जठर जो हमारी होते हैं उसके बारे में पढ़ा। तो हम इस सेमेस्टर में हम अब श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। सारे जीव जो जीवित हैं, ठीक है, जो जीवित है, जो सजीव है, जो हलन चलन करते हैं, जो अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, वो जो खुराक लेते हैं उसमें हम पादपों को भी शामिल कर लेते हैं। वो एक ही उसका एक गुण है जो वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकती, लेकिन हम उसे सजीव कहेंगे। ठीक है, क्योंकि वह श्वसन भी करती है और खुराक भी बनाती है और हमें खुराक भी देती है और अपने जैसे जीव भी उत्पन्न करती है, चाहे बीजों से ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर हम अध्याय 10 जीवों में श्वसन, हम श्वसन क्यों करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा एक बार वीडियो ज़रूर से। ठीक है, भाग मत जाइएगा आधा छोड़कर। ये रोज़ के रोज़ वीडियो जो आते हैं मैं 10 मिनट के ही बनाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बनाती, या हो सकता है 14 मिनट तक चले जाते हैं, लेकिन आप इतनी तो समय मुझे दे ही सकते हैं, है ना। तो चलिए, जीवों में श्वसन। बूझो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो 1 साल के बाद शहर आ रहा है। वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पहुंचना चाहता था ताकि उनका स्वागत कर सके, इसलिए वह भागता हुआ और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पर पहुंच गया। अगर आपको भी पता चले कि आज गांव से दादा दादी आ रहे हैं और वह यहाँ पर आपके घर से थोड़ी देर बस स्टॉप पर उतरेंगे, तो आप शीघ्र ही उन्हें बस स्टॉप पर पहुंचकर उन्हें लेने के लिए सामने से जाएंगे, उनका स्वागत करने के लिए, है ना। तो इसी तरह से बूझो भी अपने दादा दादी को मिलने के लिए बेताब था और वह दौड़कर बस स्टॉप की ओर भागा और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पर पहुंच गया। लेकिन उतने में क्या हुआ, उसकी तेज सांस जो थी वो तेज़ी से चलने लगी। ठीक है, तो आप भी अगर भागते हो, दौड़ते हो, जल्दी से दादर चढ़ते हो, तो आपको क्या होगा, आपकी भी सांसें फूलने लगेगी। ठीक है ना। तो उसकी दादी ने उससे पूछा कि वह हाँफ क्यों रहा है। बूझो ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया है और उसे भी आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वह सांस तेजी से क्यों लेने लगता है। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमता रहा। तो बूझो की उम्र के भी आप हो, तो क्या आपके मस्तिष्क में यह सब प्रश्न जो है नहीं घूमता कि जब भी आप दौड़ते हो, ऐसे आप बैठे हो, चलते हो, तो आपकी सांस अच्छे से चलती है, लेकिन जब भी आप कुछ मेहनत वाला काम करते हो तो आपकी सांस जल्दी से चलने लगती है या फूलने लगती है। आवश्यक है कि हम सांस क्यों लेते हैं। उसको ये भी समझना था कि यह हम सांस क्यों लेते हैं, हमें सांस लेने की ज़रूरत क्या है। नाक बंद करके रोक के बैठिए, क्या आप जी पाओगे। तो यहाँ पर हम यही सीखेंगे कि हमें सांस लेने की ज़रूरत क्यों है। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। आइए हम श्वसन के बारे में पढ़ें। ठीक है, तो हम देखते हैं, आज से हम पढ़ाई करेंगे हम श्वसन क्यों करते हैं। आज हमारा मुद्दा ही यही है कि हम श्वसन क्यों करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा वरना ऊपर से जाएगा सब कुछ। ठीक है,
अध्याय 2 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने हुए होते हैं। मतलब हम छोटे छोटे जो कोशिकाएं होती है, हमने आगे वाले अध्याय में पढ़ा, ठीक है। तो हम जो हमारा शरीर जो है वो छोटी छोटी इकाइयों से बना हुआ है, छोटी छोटी कोशिकाएं जो होती है उससे बना हुआ है। तो कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यह छोटा सा वाक्य जो अभी मैंने पढ़ा, ठीक है, यह आपके प्रश्न में आता है, तो यह आपको याद रखना है। कौन सा? तो कि कोशिका का जो है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। वो हमको बनाने में और क्रिया करने में बहुत ही आवश्यक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिकाएं निभाती है। तो कहाँ कहाँ पर ये जो कोशिकाएं हैं वो अपना कार्य देती है? तो पोषण सबसे पहले होता है, वो पोषण। हम जो खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए कोशिका हमारी सहायता करती है। परिवहन जो है, मतलब हम एक दूसरे से दूसरी जगह पर जो चल के जाते हैं उसमें भी कोशिकाएं जो हैं वो हमें सहायता प्रदान करती है। उत्सर्जन, जो हम खाना खाते हैं, हम जो पानी पीते हैं, वह हमें जो काम की वस्तु पदार्थ होते हैं वो हमारा शरीर सोख लेता है। और जो बिना बजाए बच जाता है कचरा, उसको हम उत्सर्जित कर देते हैं, मतलब हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं, तो उसको उत्सर्जन कहा जाता है। तो कोशिकाएं जो होती है वो उत्सर्जन में भी काफ़ी महत्व प्रदान करती है, मतलब बहुत ज़रूरी है। फिर जनन, जनन माने क्या होता है कि हम जो हमारे जैसा ही एक दूसरा जीव उत्पन्न करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, तो वह कार्य के लिए भी कोशिकाएं हैं जो बहुत ही आवश्यक होती है। कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिकाएं निभाती है, ठीक है। पूरे कुछ न कुछ हमारे शरीर के जितने भी कार्य हैं वो संपादित करने के लिए कोशिकाएं हैं जो कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि कोशिकाएं जो है वो हमारे शरीर में कितनी आवश्यक होती हैं। कोशिका के बारे में आप अध्याय 8 में बहुत कुछ पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखना। इन कार्यों को करने के लिए शरीर को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा, शक्ति चाहिए। कोशिकाओं को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते और पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हर बातों के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। अगर आप याद करो कि अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो आप तो सोते ही रहते हो, ऊर्जा नहीं मिलती हमें, ठीक है ना। अगर आप खाना नहीं खाते हो तो आपको ऊर्जा नहीं मिलती। तो मतलब कुछ ना कुछ काम करने के लिए हमें हर वक्त, अगर हम सोए हुए क्यों ना हो, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से है? क्या आप बता सकते हो कि आपके माता पिता आपस में नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हो? आपको भोजन करने के लिए कहा, बेटा खा ले वरना तुम्हें ताकत नहीं मिलेगी। तो ये ताकत जो होती है ना, यही ऊर्जा है। भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। तो भोजन में जो संचित ऊर्जा है, ठीक है, भोजन में जो संचित ऊर्जा है, जो भोजन करने से हमें जो ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है वो श्वसन से निर्मुक्त होती है। मतलब कि श्वसन हम जो करते हैं ना, उससे भोजन में जो संचित ऊर्जा होती है वो अलग होती है, निर्मुक्त होती है और हमारे शरीर को प्राप्त होती है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। मतलब सिर्फ आप खाना खाओ तो आपको उससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। आप कुछ भी खाते रहते हो, लेकिन उससे आपको ऊर्जा नहीं मिलती। आपके शरीर की कोशिकाएं जो होती है उसको ऊर्जा प्राप्त करवाने के लिए आपका श्वसन करना बहुत ही ज़रूरी होता है।
मतलब आप जो श्वास लेते हो वो छोड़ो और लो, ये जो है वो प्रक्रम वो बहुत ही आवश्यक है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर लेते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है, फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। तो समझे, यह जो ऑक्सीजन है वह भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिकाओं में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो आपको पूछा जाए कि कोशिकाएं श्वसन किसे कहते हैं, कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं। तो जब हम श्वास लेते हैं, जब हम श्वसन करते हैं तो हम अपने शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन जो है वो हमारे शरीर के पूरे भागों में घूमती है और हमारे शरीर की जो प्रत्येक कोशिका जो है वह ऑक्सीजन, कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में, मतलब हम जो भोजन खा रहे हैं उसके विखंडन में सहायता प्रदान करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को, तो आपको लिखना पड़ेगा कि कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को ऊर्जा मुक्त होती है, उसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अगर आपको छोटा सा प्रश्न पूछा जाए तो आपको यही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीजन द्वारा भोजन के विखंडन में सहायता प्रदान करती है, यही कोशिकीय श्वसन है। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है, सभी जीवों में। ठीक है, एक अपवाद हो सकता है लेकिन सभी जीवों जो होते हैं उसके भोजन के विखंडन के लिए श्वसन आवश्यक है। कोशिका के अंदर आप अभी ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा पढ़ रहे हो। ठीक है, अभी हम कहाँ का पढ़ रहे हैं, हमारे शरीर की अंदर की जो संरचना है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, हमारे ऊपर की संरचना के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा समझना मुश्किल होगा, एक दो बार पढ़ोगे या वीडियो सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोशिका के अंदर, कोशिका आपके शरीर का छोटा सा छोटा अंग, ठीक है, एक चिमटा लगाइए अपने शरीर में, उससे भी छोटा। भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। ठीक है, कोशिका के अंदर भोजन आपने जो खाया सब्जी और रोटी, उसका क्या होता है, ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। ग्लूकोज, आपको पता है हम जो भी कुछ खाते हैं उसमें स्टार्च की मात्रा होती है। तो यह जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है, यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। मैंने बोला था ना अपवाद है, तो मतलब कुछ ऐसा भी होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी कुछ भोजन जो है, कुछ सजीव वो विखंडित कर सकते हैं, तो उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। भोजन के विखंडन में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। यहाँ पर एक सूत्र है जो आपको याद रखना है, संज्ञा है जो उसको याद रखना है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो कैसे, भोजन माने ग्लूकोज, भोजन को आप ग्लूकोज के जगह पर रख सकते हो। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यहाँ हमने अध्याय 5 में भी पढ़ा था कि ये जो होता है ना, ये जो चिन्ह, ये तो इसका मतलब ये है कि ये बनाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बनाना। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा बनाता है। तो आपको ये कैसे पढ़ना है और मुख्य पाठ भी करना है। आप हो सके
ठीक है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा बनाता है। तो यह सूत्र आपको एकदम से याद रखना है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यहाँ उपस्थिति है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनाता है। मतलब ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जो हम छोड़ते हैं ना, वो ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, साथ में वो जल भी उत्पन्न करता है और साथ में वो ऊर्जा मानी जो हमें शक्ति मिलती है वो भी अलग करता है, ठीक है, उत्पन्न करता है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनाता है, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। अब अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं वो देख लिए। संभवतः आपको मालूम होगा कि ईस्ट आपने देखा है, कभी नहीं देखा होगा। ईस्ट जो होता है वो जो ब्रेड होती है ना, कोई देख भी सकते हो आप, ब्रेड जो होती है, ठीक है, तो वो ब्रेड को में आथा जो चढ़ता है ना, उसको लाने के लिए उसमें मिलाया जाता है, ठीक है, तो उसको ईस्ट कहा जाता है। ये एक तरह की कवक है, फंगस है, ठीक है। संभवतः आपको मालूम होगा कि ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। तो यह जो ईस्ट होती है वो वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकती है। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। यहाँ पर ईस्ट है, वही आपको उसका नाम याद रखना है जो अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। मतलब उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती जीने के लिए और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। तो ऑक्सीजन की गैरहाजिरी में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है, मतलब हम जो खाना खाते हैं, जो स्टार्च होता है, जो ग्लूकोज होता है, वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित होता है। अगर हमने वायवीय में देखा तो क्या हुआ, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाता था, कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस ऊर्जा बनाता था। यहाँ अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल बनाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है प्लस ऊर्जा बनाता है, मतलब 3 चीज़ें बनती है। तो यहाँ पर आपको ये जो संज्ञा है ये मुखपाठ करनी है। वायवीय और अनवायवीय जो श्वसन है उसकी जो व्याख्या है उसको भी आपको मुखपाठ करनी है, ठीक है। हमारी पेशी कोशिकाओं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती है। अब हमारी जो पेशियाँ होती है, पेशियाँ कैसे देखोगे आप, आपके शरीर रचना में आपके हाथ और हमारे पूरे शरीर पर पेशियाँ आई हुई होती है, ठीक है ना। अपने हाथ ऊंचा करो और ऐसे सलमान खान की तरह मसल्स बनाओ तो आपको पेशियों दिखाई देगी, ठीक है। तो यह जो पेशियाँ होती है उनमें कुछ पेशियाँ ऐसी हैं जो ऑक्सीजन के बगैर श्वसन कर सकती है, ठीक है। जैसे आपकी पैरों की पेशियाँ, अगर आप बड़ा सा पर्वत चढ़ोगे, पहाड़, तो आपकी पेशियों में दर्द करने लगेगा, ठीक है ना, स्नायु में दर्द करने लगेगा। तो उसी को पेशियाँ कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसा थोड़ा समय तक ही कर सकती है, मतलब थोड़े समय तक वह ऑक्सीजन के बगैर श्वसन कर सकती है। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप में कमी हो जाती है, ठीक है। अगर हम बहुत सारे भागेंगे, बहुत सारा बड़ा पर्वत चढ़ेंगे या बहुत कूदेंगे या दौड़ के आएंगे तो हमारी पेशी जो है कुछ समय तक, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय तक ऑक्सीजन के बगैर श्वसन कर सकती है। तो उसको क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप में कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने पर, तो कब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो बहुत देर तक व्यायाम करने पर, तेज़ी से दौड़ने पर, कई घंटे टहलने पर, साइकिल चलाने पर और भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर के ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उसकी आपूर्ति सीमित होती है,
ठीक है, हम जल्दी जल्दी से श्वास तो नहीं ले सकते, ऐसे। तो उस समय क्या होता है, कुछ समय तक हमारी पेशियाँ जो होती है वो ऑक्सीजन के बगैर चला लेती है, तो उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती है। जैसे ग्लूकोज पेशी में, हमारा खाना जो होता है संग्रहित होता है हमारे पेशियों में, तो ग्लूकोज पेशी में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या उत्पन्न करता है, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या होता है, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो जो ये लैक्टिक अम्ल जो है वो अगर हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो क्या होता है, हमारे पैरों में दर्द होता है। ठीक है, आप अगर बहुत भागोगे तो आपके पेशी में थोड़ा दर्द होने लगेगा ना। तो क्यों ऐसा हुआ, तो ऐसा हुआ कि आप जब भागे, आपने जब बड़ा सा पहाड़ चढ़ा, आपने 100 से ज़्यादा उठक बैठक कर ली, तो क्या हुआ, आपको ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो सीमित होती है, तो आपको वो कुछ देर तक ऑक्सीजन नहीं मिला। तो आपने क्या किया, आपने अवायवीय श्वसन किया, मतलब आपकी पेशियाँ, आपने नहीं, आपकी पेशियों ने अवायवीय श्वसन किया, जिससे ऊर्जा तो उत्पन्न हुई, लेकिन उनमें क्या उत्पन्न हुआ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल उत्पन्न हुआ, और वो दर्द के लिए कारणभूत होता है। क्या आपने कभी सोचा कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है, थक जाते हो ना। ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुआ। क्या हुआ, ये सवाल में पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है, ग्लूकोज में विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुआ, बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। अब आपको अगर दर्द हो रहा है बहुत सारा पेशियों में, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस गर्म पानी से स्नान करना है। आप अगर थक जाते हो, बहुत सारा दूर से आते हो, थक जाते हो, तो आपकी मम्मी क्या करती है, थोड़ा गर्म पानी दे देती है। अब इसे नहा लो तो शरीर अच्छा, आपको थकान महसूस नहीं होगी। क्यों, तो गर्म पानी में स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। क्या आप उसका अनुमान लगा सकते हो ऐसा क्यों होता है, तो गर्म जल जो है उससे स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने के कारण लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। तो यह वीडियो हमारा बहुत लंबा हो गया, यहाँ तक ही हम भेजेंगे, मैं उसका आधा करके बाद में भेजूँगी। ठीक है, जय हिंद।